हाय स्टूडेंट्स, फिजिक्स के लिए आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप ये गाउस लॉज पढ़ रहे थे, गाउस लॉज और उसके एप्लीकेशन पढ़ रहे थे और उसमें अब आप आज पांचवें वीडियो में पढ़ रहे हैं। ये पांचवा हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं इसमें। तो इसमें अब आप आज जो पढ़ेंगे, कल आपको जो पढ़ाया, पहले वीडियो में जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने अचालक चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आज आप पढ़ेंगे चालक आवेशित चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आवेशित मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आज के जो टॉपिक मुझे जो पढ़ाने हैं वो ये टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है आवेशित चालक चादर सीट। और दूसरा जो टॉपिक आप आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इस वीडियो में आपको ये दो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं। एक तो आवेशित चालक चादर या सीट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और दूसरा आपका जो टॉपिक होगा गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो पहला मैं आपको जो हेडिंग करवा रहा हूं वो ये है चार्ज्ड कंडक्टर ने आवेशित सीट के लिए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब देखिएगा, इसमें आपको सबसे पहले ये आपका टॉपिक है, यानी इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग सीट, चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। इस जगह पे प्लेट भी हो सकता है, प्लेट ये चादर भी लिख सकता है, इसकी जगह पे चादर। इन सीट प्लेट चादर कुछ भी हो सकता है। तो आप देखिएगा, पहले आपको चादर के आवेशित चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना और फिर उसकी तीव्रता ज्ञात करना। तो बिल्कुल सिंपल सा है। कल भी आपको इसके लिए बताया, पहले वीडियो में भी आपको इसके लिए बताया गया था कि एक आवेशित सीट है पर ये चालक सीट है। चाहे चालक हो चाहे अचालक हो,
सबके लिए विद्युत क्षेत्र समान, विद्युत क्षेत्र की दिशा समान होती है। ये प्लस आवेशित शीट है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, फिर भी एक बार रिपीट कर रहे हैं इसे। इसके किसी बिंदु O से कुछ दूरी पर बाहर, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे कहता है कि शीट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तब भी आपको यही करना है। इस पर यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, दिशा ज्ञात करनी है पहले। तो इस दिशा ज्ञात करने के लिए आप दो अल्पांश लेते हैं, ये अल्पांश लेते हैं। ये समान प्रकार के दो अल्पांश हैं, m और n हैं। इस अल्पांश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE2 है, dE2 वेक्टर। अब आप देखते हैं कि ये कोण थीटा हो तो ये भी कोण थीटा होगा, और क्योंकि दोनों से O से दोनों की दूरी समान है और इन दोनों अल्पांशों के आकार समान हैं, इसलिए ये भी कोण थीटा होगा, थीटा होगा, और ये भी कोण थीटा होगा। आप ध्यान देंगे, ये जब कोई सदिश राशि किसी कोण पर होती है तो उसका एक क्षैतिज घटक ये होगा, ये क्षैतिज घटक है, और इसका क्षैतिज घटक ऊपर की ओर होगा। ये क्षैतिज नहीं, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक, और जिसके साथ कोण बनता है वो क्षैतिज घटक होता है। इसके साथ कोण बनना है, इसका इसके साथ कोण बनना है तो dE1 cos थीटा, इसका भी तो इसी के साथ कोण बनना है, तो यहां पर भी इसका एक और घटक होगा dE2 cos थीटा। ऊपर के लिए इसका घटक यहां पर dE1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक, यहां पर dE2 sin थीटा घटक। अब देखो, इसके बारे में वैसे मैं पहले टॉपिकों में बता चुका हूं, अब भी आपको इसके बारे में बता रहा हूं कि यहां पर dE1 sin थीटा और dE2 sin थीटा है। ये दोनों घटक आपस में बराबर और विपरीत दिशा में हैं, इसलिए यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। फिर कौन से घटक, ये दोनों घटक खत्म हो गए तो कौन से घटक इसमें शेष दिखाई दे रहे हैं आपको? ये देखो बेटा, यहां पर P है ये पॉइंट, और इस दिशा में dE1 cos थीटा और dE2 cos थीटा घटक आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये खत्म हो गए तो कौन से घटक शेष रह गए? दो घटक, dE1 cos थीटा और dE2 cos थीटा। अब आपको लास्ट में जो ऐसे थ्योरी लिखेंगे कि माना कि एक चालक आवेशित शीट है, इसके बाहर विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए, इसके बाहर विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम दो अल्पांशों की कल्पना करते हैं, m और n। m जो समान क्षेत्रफल वाले हैं, m से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 और n के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE2, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 और dE2 वेक्टर हैं। इनके क्षैतिज घटक dE1 cos थीटा और dE2 cos थीटा हैं, और ऊर्ध्वाधर घटक dE1 sin थीटा और dE2 sin थीटा हैं। क्योंकि दोनों अल्पांश समान दूरी पर और समान क्षेत्रफल वाले हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी। अब इसलिए dE1 sin थीटा dE2 sin थीटा समान और विपरीत दिशा में होने के कारण यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। परंतु कौन से घटक शेष दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? dE1 cos थीटा और dE2 cos थीटा। ये एक
इस प्लेट के अभिलंबवत हैं, इस तरह से इस प्लेट के अभिलंबवत हैं। तो कौन सा घटक से बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कौन सी हो गई? आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट के अभिलंबवत दिशा में होगी। इतना बताने के बाद अब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए माना कि एक आवेशित प्लेट है, यह आवेशित प्लेट है और इस प्लेट के कारण किसी बिंदु पर, यहां से किसी बिंदु पर बाहर, प्लेट के बाहर इस बिंदु पर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गाउस नियम के लिए हमें बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। वह बंद पृष्ठ बेलनाकार है, वह बंद पृष्ठ बेलनाकार है जिसका एक भाग यानी बंद पृष्ठ बेलनाकार है। अब ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अब आप सोच रहे होंगे कि जो अचालक सीट थी तो उसमें तो हमने इधर भी बेलन लिया था, उसका एक भाग इधर और एक भाग इधर। इसमें एक भाग सीट के अंदर है और एक भाग सीट के बाहर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अचालक सीट थी। अचालक सीट में आवेश अंदर भी होता है, इसलिए दोनों साइड में हम ये मान लेते हैं कि बेलन दोनों साइड में है। और यहाँ पर ये चालक सीट है, चालक सीट के में आवेश केवल पृष्ठ पर ही होता है, अंदर आवेश शून्य होता है, इसलिए इसके अंदर आवेश नहीं है, इसलिए बेलन को हम निर्गत नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि इसमें आधा भाग तो, कुछ भाग तो सीट के बाहर है और कुछ भाग सीट के अंदर है। अब मतलब दूसरा भाग सीट के अंदर है, ये वाला भाग सीट के बाहर है। अब ये देखो आप, ये पेन का एक सिरा इसके भीतर हो जाए तो कितने भाग हैं? अब इस पेन के केवल दो भाग हैं, एक ये वाला भाग और एक ये राउंड वाला भाग। एक तो ये वृत्तीय भाग और एक ये वाला जो बेलनाकार भाग है। ये बेलनाकार भाग कितने भाग हैं? दो भाग। इसलिए यहां पर हम दो अल्पांशों की कल्पना करेंगे। ये दो अल्पांश हैं यहां पर, एक अल्पांश तो ये हो जाएगा P पर और एक अल्पांश यहां पर हो जाएगा। अब इस पर जो अल्पांश होगा, इसका जो फेस है वो कौन सी दिशा में? इस दिशा में है, तो इसका ds वेक्टर। और इसका फेस कौन सी दिशा में? ऊपर की ओर है, इसलिए इसका ds वेक्टर। ये q है, ये p है और ये q है। अब देखिएगा यहां पर जब इस जगह पर ये p और q दो अल्पांश हो गए, इस तरह से। अब आपको ये देखना है विद्युत क्षेत्र सदैव सीट से किधर होता है? विद्युत क्षेत्र अभी आपने देखा था, विद्युत क्षेत्र सीट से सदैव अभिलंब, मान लो ये सीट है तो विद्युत क्षेत्र सदैव अभिलंबत दिशा में होता है। तो विद्युत क्षेत्र अभिलंबत दिशा में इस सीट के, तो इसका मतलब इसी दिशा में होगा dE वेक्टर। क्योंकि ये सीट है तो विद्युत क्षेत्र हर एक जगह से अभिलंबत दिशा में होगा, तो इस जगह से कौन सी दिशा में होगा? इस जगह से भी इसी दिशा में होगा dE वेक्टर। अब आप इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? माना कि एक आवेशित
आवेशित चालक सीट है, इसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखो बेटा, इसमें ये विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इसके लिए हमें गाउस के नियम की जरूरत पड़ेगी। तब गाउस के नियम के लिए एक बेलन की कल्पना करते हैं। एक बेलन की कल्पना करते हैं। इस बेलन का एक भाग सीट के बाहर और दूसरा भाग सीट के भीतर है। इन पर समान क्षेत्रफल वाले दो अल्पांश P व Q हैं। इन अल्पांशों से गुजरने वाला, अब थ्योरी इतनी और अब सीधे ही स्टार्ट करते हैं। इन अल्पांशों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इन अल्पांशों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसे लिखेंगे? यहां पे डी फाई इज इक्वल टू पी प्लस डी फाई क्यू। अब देखो भाई, इसमें आप लिख सकते हो EDS cos थीटा। आप जानते हैं EDS cos थीटा डी फाई बराबर विद्युत फ्लक्स EDS cos थीटा, और जो हो जाएगा यहां पे Q। इस तरह से दो डी फाई, ये डी फाई। अब देखना, अब आपको कोण देखना है एट P। P पर देखो थीटा इज इक्वल टू कितना? थीटा इज इक्वल टू, देखो बेटा, P पर DS और D कौन सी दिशा में? दोनों एक दूसरे से कैसी दिशा में लग रहे हैं आपको? P पर DE और DS समान दिशा में लग रहे हैं, यानी ये दोनों समान दिशा में हैं। समान दिशा में है। देखो यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि ये DE लिखो, क्योंकि आप तो ये पूरे क्षेत्रफल के लिए आप DS का उपयोग कर सकते हैं। इस जगह पे यहाँ पे E रहने देंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान एक ही दिशा में है, इसलिए E वेक्टर और E वेक्टर ही लिखेंगे। हमने यहाँ पे इसका उपयोग कर रखा है। तो यहाँ पे E और DS के बीच कोण कितने का होगा? यहाँ पर 0 है।
ऐसे एट क्यू थीटा इज इक्वल टू वहां पे 90 डिग्री होगा। इस पर ये P है, यहां पर Q है, दोनों के बीच में कोण, इस पर कोण देख लो आप कितने का, E तो इधर दिशा में है, DS ऊपर की दिशा में, कोण कितने का है 90 डिग्री का। अब डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, डी फाई ई, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 प्लस ई डी एस कॉस 90। डी फाई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस, और ये कितना हो जाएगा 0, यहां पे कितना है 0, ये 0 है, cos 0 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए ये पूरा पद कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसका मान 1 होता है, इसलिए ई डी एस हो जाएगा, ई डी एस। अब देखो संपूर्ण प्लेट के लिए, संपूर्ण प्लेट के लिए क्या करना होगा आपको, इंटीग्रल डी फाई इंटीग्रल ई डी एस, क्योंकि यहां पे हमने बेलन की भी तो कल्पना करी है ना, तो ये हो जाएगा फाई ई, ये हो जाएगा ई और इंटीग्रल डी एस। अब ये प्लेट है, इसके क्षेत्रफल का हमें पता नहीं है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसलिए ऐसे स्थान पर हम क्षेत्रफल को ऐसे ही रहने देते हैं। कल उस वाले वीडियो में जब आपने पढ़ा था तो उसमें क्षेत्रफल जो लंबाई थी, क्योंकि उसका हमें पता होता है कि जो वायर होता है या तार होता है, रेखीय चालक होता है, वो बेलनाकार होता है, इसलिए बेलनाकार होने के कारण हम उसे बेलन ले लेते हैं और फिर उसका क्षेत्रफल जो लगाते हैं वो 2πr l लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये क्षेत्रफल, क्योंकि प्लेट है किस आकार की है, किस प्रकार की है, इसके क्षेत्रफल की हम पता नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका क्षेत्रफल ऐसे ही रहने देंगे। तो फाई ई इज इक्वल टू ई एस। अब गाउस के नियम से गाउस के नियम से फाई ई इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो आप, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई एस। अब देखो ये ई एस है, तो इस जगह पर अब आप देखेंगे कि, लेकिन हम जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एस, क्यू अपॉन एस। तब Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से Q इज इक्वल टू सिग्मा एस, तब सिग्मा एस यानी यहां पे आप लिख सकते हैं इस Q की जगह पे सिग्मा एस, सिग्मा एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई एस। इससे ये कट जाएगा तो E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसे वेक्टर और फॉर्म में लिखें तो E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप जो होता है अभिलंब इकाई सदिश होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है इस प्लेट से
90 डिग्री के कोण पर है, अभिलंबवत है, इसलिए यहाँ पे अभिलंब इकाई सदिश लिया गया है। अब इसमें एक वक्र खींचें, इसमें दूरी नहीं है इस सूत्र में। एक बार फिर देख लो इसको, इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं समझाने की ज़रूरत क्योंकि इससे पहले आप एक डेरिवेशन कर चुके हो। बस इस बात को आप समझिएगा इसमें कि इसमें P और Q दो अल्पांश हैं, जबकि तार वाले में यानी रेखीय आवेश वाले में तीन जगह पर आपने अल्पांश लिए थे, क्योंकि उसका एक भाग बाहर था और एक भाग इधर था, एक भाग इधर था और एक भाग इधर था, इसलिए इस पर और इस पर हो गया था। लेकिन इसका क्या है, एक भाग अंदर है, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, इसलिए वहां पर हम कोई काम नहीं करेंगे, इस जगह पर कोई अल्पांश नहीं लेंगे क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। जब अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है तो अब आपको पता ही पड़ गया कि 3 अल्पांशों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी 2 अल्पांशों से, तीसरा तो 0 होगा। यदि यहाँ पे हम तीसरा लिखते तो कितना 0। इस तरह से इस जगह पर आप देख पाएंगे कि E और DS, E है और जो DS है इसके बीच में कोण कितने का है, इस जगह पे कोण आपको लग रहा है 0 डिग्री का है। लेकिन क्योंकि ये चादर सीट है, ऐसे सीट है, तो इस सीट से विद्युत क्षेत्र तो सदैव इधर ही रहेगा, तो इस जगह पर भी विद्युत क्षेत्र इधर है और Q पर भी विद्युत क्षेत्र इधर है। लेकिन DS फेस की दिशा में होता है, फेस मतलब उसका जो मुख होता है उसकी दिशा में होता है, तो इसका मुख ऊपर की तरफ है, इसका मुख इधर की ओर है, तो इधर तो क्षेत्रफल इधर और इसका क्षेत्रफल ऊपर की तरफ, तो इन दोनों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो समान है लेकिन क्षेत्रफल की दिशा अलग अलग है। इसलिए एक जगह पे थीटा बराबर हमने 0 डिग्री लिखा है, दूसरे में थीटा बराबर 90 डिग्री लिखा है। अब इस तरह से इसको करते चले आएंगे, 0 90 रख के, तो 0 का तो 1 होता है लेकिन cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए ये वाला पद 0 हो जाएगा। संपूर्ण प्लेट के लिए यानी यहाँ पे प्लेट, यहाँ पे बेलन भी है, तो अब प्लेट के लिए आप इंटीग्रल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बेलन की हमने कल्पना करी है इसलिए बंद पृष्ठ मान रहे हैं यहाँ पे, तो ये बंद पृष्ठ हो गया। इस तरह से इसको करते चले गए और ये आ गया है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे निर्भर कर रही है, किस पे निर्भर नहीं कर रही। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती। मिनट और लग जाएगा। खत्म हो गया टाइम, अभी 30 मिनट हो गए तो 15 मिनट और। इसमें एक ये देखो, अभी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई है E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और n कैप, ये दूरी पे निर्भर नहीं करता, इसलिए इसमें हम जो वक्र खींचे R और E में, तो इसका मतलब दूरी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये हो गया और ये इसका सिग्मा में और इसमें, क्योंकि सिग्मा से तो ये होगा सिग्मा, ये सिग्मा है और ये E है। यदि सिग्मा का मान बढ़ेगा तो E का मान बढ़ेगा, सिग्मा का मान घटेगा तो E का मान घटेगा। तो ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा, इन दोनों में ये वक्र हो सकते हैं। यदि सिग्मा बढ़े तो ये बढ़ेगा, सिग्मा घटे तो ये घटेगा, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व तो घटे और बढ़े, तो उस पे ये अब आपका आगे का है गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह है आपका दूसरा टॉपिक। आवेशित गोलीय कोष के कारण आवेशित गोलीय कोष के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र कह दें या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दें, एक ही बात है। ये दूसरा आपका आज का पॉइंट है। इसमें आप माना कि एक गोलीय, ये सरल सा डेरिवेशन है, एक गोलीय कोश है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। अब इसमें भी गोलीय कोश के पृष्ठ पर, बाहर, अंदर 3 पॉइंट हो सकते हैं, बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। तो अब ये मैं यहां पे बाहर की बात कर रहा हूं, बाहर, पृष्ठ के बाहर यानी आउटसाइड ऑफ द स्फीयर सेल। आउटसाइड ऑफ द सेल। अब देखना, इसमें आप जब बाहर ज्ञात कर रहे हैं तो इसमें माना कि एक R त्रिज्या का, कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है, गोलीय कोश है, इस पर प्लस Q आवेश है, इससे R दूरी यानी बाहर, इसके केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए एक, क्योंकि आपको गाउस का नियम लगाना है, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बंद पृष्ठ में स्मॉल r त्रिज्या के एक गोले की कल्पना करते हैं, स्मॉल r त्रिज्या के एक गोले की कल्पना करते हैं। P बिंदु पर एक अल्पांश है, इसका क्षेत्रफल, भाई फेस की दिशा में होता है क्षेत्रफल की दिशा ds वेक्टर, और इस प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इस तरह से होगी। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव त्रिज्यीय होती है, चारों ओर से विद्युत क्षेत्र गुजरेगा यानी विद्युत फ्लक्स गुजरेगा चारों ओर से। तो पहले एक अल्पांश के लिए काम करेंगे, फिर इंटीग्रल कर देंगे तो संपूर्ण गोले के लिए आ जाएगा। दोबारा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, इस पर प्लस Q आवेश है, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बाहर, स्मॉल r दूरी पर बाहर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गाउस के नियम के लिए एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है या एक गोला है जिसका केंद्र वही है जो पहले गोले का है। अब यहां पर P बिंदु पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं, इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, थ्योरी आप लिख सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर, फिर दोबारा से रिपीट कैसे होगा थ्योरी। एक कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोश है, इसके केंद्र पर प्लस Q आवेश है, अर्थात यह गोला प्लस Q आवेश से आवेशित है। इसके केंद्र से R दूरी पर बाहर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गाउस के नियम के लिए, क्योंकि गाउस का नियम होता है, गाउस के नियम के लिए आपको एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। इस बंद पृष्ठ के P बिंदु पर एक अल्पांश है जिससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, परंतु ई व डी एस के बीच कोण, ई वेक्टर व डी एस वेक्टर के बीच कोण, बीच थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 0 है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं।
दोनों एक ही दिशा में, इसलिए 0 डिग्री लगाया है। तब डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, इसका मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1। अब देखो संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जी तो अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आया है। अब हम संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू देखो इंटीग्रल लगाना पड़ेगा आपको, इंटीग्रल ई डी एस, ये फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। गोले का क्षेत्रफल इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, भाई वो वाला गोला 4 पाई आर स्क्वायर, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां लेकिन हम गाउस का नियम, परंतु गाउस के नियम से गाउस का नियम है आपका फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। परंतु पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय, यहां पर आप इसको ऐसे ही रहने देंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व की आपको आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। Q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। अब वेक्टर में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब जी तो गोले के बाहर था, गोले के भीतर, गोले के पृष्ठ पर ऑन द सरफेस ऑन द सरफेस आप देखेंगे यहां पर कैसे लिखेंगे ऑन द सरफेस पर। सरफेस का इसका मतलब हो गया, अब ये गोला इस तरह से है, यहां पे ये अल्पांश है, ये P बिंदु है, इसकी त्रिज्या R है, अब भी ये भी स्मॉल r है। इस पर आपको E वेक्टर इधर है और ds भी एक ही साइड में है। बस जो चीज यहां पर बाहर थी वो अब पृष्ठ पर है, जो यहां पर अल्पांश लिया था वो अब पृष्ठ पर लिया है हमने, पृष्ठ पर। अब देखो इसके लिए आप क्या करेंगे कि बिल्कुल सेम इसी तरह से करेंगे। इसकी थ्योरी है बिल्कुल सिंपल सी, एक प्लस क्यू आवेश का एक गोला, प्लस क्यू आवेश से आवेशित एक गोला,
जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब इस गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब ये देख लो बस आपको कुछ नहीं करना है, इतना ज्ञात करना है। तो इसके P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर इस तरह से स्मॉल r के स्थान पर, क्योंकि स्मॉल r देखो आप स्मॉल r और कैपिटल R बराबर लग रहे हैं, बराबर हैं यहां पर, क्योंकि पृष्ठ पर याद कर रहे हैं। तो बस इस फॉर्मूले में E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। एक इसके भीतर, गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गोले के भीतर इनसाइड ऑफ द स्फीयर ऑफ सेल लिखते हैं यहां पे, अब देखो गोले के भीतर कैसे देखेंगे कि ये R त्रिज्या का एक गोला था, आपने देखा था ये R त्रिज्या का था। अब आपको इसके भीतर किसी बिंदु P पर, ये P यहां पर है, आपको एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। बंद पृष्ठ एक गोले की, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, ये O है, इसे प्लस Q आवेश दिया था। अब जो आवेश होता है वो पृष्ठ पर होता है, गोले के भीतर आवेश शून्य होता है। गोले के भीतर आवेश, क्योंकि खोखला गोला है, गोले के भीतर आवेश शून्य है, गोले के भीतर आवेश शून्य है। यानी Q बराबर 0 है। तब यहां पर P पर, कौन से पर, यानी गोले के भीतर एक अल्पांश है, अल्पांश P है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स गोले के भीतर एक अल्पांश P है, इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इस फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, गाउस का नियम लगा दे तो यहाँ से आप देख पाएंगे। तो इससे ई बराबर यानी ई डी एस कॉस 0 यहाँ पे 0 बराबर 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 0 क्यों है कि E और ds के बीच कोण कितने का है, 0 का, इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू ई डी एस इज इक्वल टू यानी cos 0 का मान 1। अतः गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं,
कि ये एक गोलीय कोश है, ये इसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो P बिंदु पर है, स्मॉल r केंद्र से स्मॉल r दूरी पर P बिंदु पर, स्मॉल r दूरी पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वहाँ पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। अल्पांश की कल्पना करेंगे तो वहाँ पर उस अल्पांश का क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में है। गोले के भीतर आवेश शून्य होता है। गोले के भीतर एक अल्पांश P है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे। इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई E इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डी एस कॉस 0 बराबर 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आपको पता है कि Q का मान 0 होने की वजह से ये 0 लगा दिया है और ये आपका 0। अतः किसी गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अब आगे वाले वीडियो में आपको गोलीय, यानी ये तो आवेशित गोला था, आवेशित गोलीय कोश था। अब बताएंगे इसके बाद गोलीय यानी आवेशित ठोस चालक गोले के लिए, आवेशित ठोस चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक इसी प्रकार होगा, वो भी ठीक इसी प्रकार करेंगे, उसे आगे बताएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।